फालतू की चीजें हैं कि आप किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी तो 2 ही शादियां होनी है। अच्छा। किसी ने बोल दिया तुम्हारी सरकारी, मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडलियों में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, वो आज बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठे हैं। सारे जितने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले ग्रहों के दोस्त, जीवन में कहते हैं कि यदि भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा ना तो भाग्य को भी पलट देता है। और दूसरा है पितृ। पितृदोष बहुत, जो आजकल आपने बहुत सुना भी होगा, पितृदोष चल रहा है और इस पे ये बहुत बड़ा मार्केट भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा मार्केट बन गया है इस पे, जेन्युइनली बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। बिल्कुल है। ऐसा भी बोलते हैं कि उज्जैन में सर कोई भी जितने भी बड़े नेता हैं या जो लाइक मंत्री हैं या जो बड़े नेता हैं वो उज्जैन में नहीं रुकते रात में। ऐसा क्यों? सर ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के राजा एक ही हैं, वो है महाकाल, और अच्छा। किसी और को जगह नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने समय के पहले चला जाता है, मतलब जिसको अपन अकाल मृत्यु बोलते हैं, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, तो वो घर में बोलते हैं श्राप दे के जाती हैं। जैसे मैं हनुमान जी की भी बोलता हूँ, वो इतनी बड़ी शक्ति है, आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते सर, सिद्ध नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि मैंने हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है, सर, वो सब उन पे आपकी नजर भी पड़ जाए उतना ही काफी है। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में। और मोस्टली अगर आपने मेरे एपिसोड्स देखे होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरे साथ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैं बात करता हूँ, और मैं जनरली वो बातें करता हूँ जो एक लेमैन जानना चाहता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो कि क्योंकि मैं खुद ज़्यादा नहीं जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मेरे सवाल भी वैसे ही होते हैं जो आप लोग पूछना चाहते हो एक एस्ट्रोलॉजर से कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो आज का एपिसोड भी काफ़ी हद तक वैसा ही होने वाला है। थोड़ी सी और डिटेल में हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या ग्रह होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और क्या स्टोन्स पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल हर एस्ट्रोलॉजर आप जाओ अपनी प्रॉब्लम लेके तो एक स्टोन सजेस्ट कर देता है, तो क्या वो ज़रूरी होता है? तो ये सब जानेंगे आज हम लोग। और आज हमारे साथ हैं देवेश भाई। देवेश जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया यहाँ पर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मौका दिया है मुझे। तो जो भी आपने बोला है उस पर अपन एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे जो भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं या डाउट्स होते हैं वो अपन इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से क्लियर कर सकें। थैंक यू देवेश भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मज़ा आने वाला है आज। तो शुरू करें सर? बिल्कुल सर। तो देवेश भाई जल्दी से ना आप थोड़ा सा अपने बारे में आप थोड़ा सा बता दो मुझे, सो दैट हमारी ऑडियंस जाने कि आप कौन हो। ओके, मेरा नाम बेसिकली देवेश चौबे है, जैसे कि आपने बताया है। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ, बट मैं एस्ट्रोलॉजी पिछले 12 साल से देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि पहले मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता था एस्ट्रोलॉजी पे, और वही एक रीज़न है जो मुझे इस वे पे या इस पाथ पे लेके आया है। अच्छा। और फिर धीरे धीरे जब मैं इस पे इन्वॉल्व हुआ तो मुझे पता चला कि यार चीज़ें होती हैं, जो लिखा है वो समझ में आता है। मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा क्या हुआ कि आपको अच्छा खासा कॉर्पोरेट आपका लाइफ चल रहा है जी, उसके बीच में एस्ट्रोलॉजी? सर देखिए, क्या होता है ना कि मैं आपको इस पे एक सिंगल लाइन में आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना सर, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। दुनिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपसे मिले होंगे या इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर है ना, खुद से एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। अच्छा। उसको एस्ट्रोलॉजी खुद या ज्योतिष खुद उसको चुनती है। अच्छा। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेस मानता हूँ कि मुझे ज्योतिष ने चुना है, और वो एक परिणाम है मैं इतने बड़े मंच पे बैठा हूँ आपके सामने। तो अब आप मानते हो एस्ट्रोलॉजी? हाँ बिल्कुल, मतलब अब मैं 100% बिलीव करता हूँ। तो मैं सबसे बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा देवेश भाई कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखिए तरुण सर, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या है ना कि काफ़ी लोगों को भ्रांतियाँ इस चीज़ को लेके कि एस्ट्रोलॉजी हमारा भविष्य है, हमारा भाग्य है। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पहले चीज़ तो हमारा भाग्य नहीं है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है वो बदला जा सकता है। इसको मैं आप सिंपल से आपके एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ। इसको मैं सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आपको बता सकता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने का आपका कंसर्न क्या है? आपको कोई बीमारी है या कोई इलाज के लिए आप जा रहे हो। सेम एस्ट्रोलॉजी है, आप किसी ज्योतिष के पास क्यों जा रहे हो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जा रहे हो? आपका कंसर्न ये है कि मुझे ये समस्या है और इसका मुझे ये निदान चाहिए। अब क्या होता है कि मैंने देखा है कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, आपका एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है वही होगा, वैसे ही जीवन में होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे रिलेटिव, मेरे परिचित में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली नहीं मिलान हुई है या कुंडली में समस्या है, फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है।
अब आपने जो क्वेश्चन पूछा अपन उस पर जाते हैं। देखिए ज्योतिष क्या है ना, बेसिकली हमारे नेत्र हैं। नेत्र मतलब जैसे हमारी दृष्टि का काम है। अब दृष्टि का काम क्या है? देखना। तो एक अनुमानित गणना है जो हमें आने वाले भविष्य की हम देख सकते हैं। देखिए भाग्य अलग इसलिए है क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है कि भाई आपको चोट लगनी है। अब हो सकता है वो चोट मेजर हो, छोटी हो, कैसी भी हो सकती है, पर हम उसको इतना पता कर सकते हैं कि चोट लगनी कब है और कैसी है। तो उसको ठीक करने के लिए हम ज्योतिष का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। पर ऐसा नहीं है कि आप उसको पूर्ण रूप से ठीक ही कर दोगे। मतलब मैं बची जाऊं चोट लगने मैं से। बची जाऊं, बिल्कुल। यदि भाग्य में चोट लगना लिखा है तो चोट तो लगेगी, ये तय है। अच्छा। अब हो सकता है कि आपको गाड़ी से एक्सीडेंट होना था, आपको एक छोटा सा ये कॉर्नर लग गया और वैसे निकल गया, पर होगा ये तय है। और ज्योतिष बेसिकली मैंने जैसे बताया नेत्र है, तो नेत्र का काम क्या है? देखना। तो आपको जैसे अपने भविष्य के बारे में आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल गया कि हमें किस चीज में मैं जाऊं तो उसमें मेरे को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बस इतना काम है। बाकी ये सब फालतू की चीजें हैं कि आप किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी तो 2 ही शादियां होनी है। अच्छा। किसी ने बोल दिया तुम्हारी सरकारी, मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडलियों में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, वो आज बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठे हैं। तो ये सब बोलने वाली बातें होती हैं। सबको सुधारा जा सकता है और सुधारने के लिए ही ज्योतिष बेसिकली बना है। तो कैसे सुधार सकते हैं? देखिए बताएंगे आप प्लीज। देखिए तरुण जी, एक्चुअली सुधारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तो आप कोई उपाय कर सकते हो, और उपाय में भी सबसे अच्छा उपाय मैं आपको आज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 2 उपाय होते हैं। यदि किसी को ज्योतिष आती हो, पता हो, ग्रह नहीं पता हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ 2 उपाय करेगा ना, उसके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। पहला उपाय है कि आप गाय के लिए जहां पर भी पानी की व्यवस्था हो, टंकी रखवाइएगा। अच्छा। जो आपने देखा होगा जगह जगह जहां पर भी पानी का सोर्स रहता है, तो लोग सीमेंट की टंकी बनवा के रख देते, कोई उस पर नाम भी लिखवा लेता कि इनकी तरफ से आया ये आया। आप वो पानी रखवाइएगा, पहला उपाय। मैंने हजारों लोगों से ये काम करवाया और आप मानोगे नहीं कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकला है। अच्छा। जीवन में आदमियों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो भी समाप्त हो गई हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छा उपाय है वो कोई भी कर सकता है। आप अपनी कुंडली देखिएगा, कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मान लीजिए 29 डिग्री का है या 28 डिग्री का है, तो आप एक झाड़ू लीजिए। जो पुराने आपने देखा वो गांव में लगती थी, फूल मतलब फूल जैसी नहीं, वो ऐसे हल्का सा वी शेप में झाड़ू आती थी। वो झाड़ू लीजिएगा और उस पर लाल रंग का कपड़ा बांध लीजिएगा, और आपके आसपास जो भी मंदिर हो जिसमें पीपल का पेड़ लगा हो, आप वहां पर सिर्फ झाड़ू लगाइएगा। आप देखेंगे कि आपको जितने भी आपके जीवन में समस्याएं, उनसे तो आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आप इसको उपाय के रूप में मत करिएगा। अच्छा। मतलब इसको सेवा की तरह। हाँ, सेवा के रूप में करना पड़ेगा। मतलब आप गाय के लिए यदि पानी रख रहे हैं तो गौ सेवा के रूप में करिएगा। आप यदि मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया 5 दिन लगाना है तो 5 दिन लगा दिया, टारगेट खत्म हो गया और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार चलो अब तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, आप सेवा भाव से करके देखिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ तरुण सर कि इसका जो रिजल्ट है ना, वो आप दुनिया के कोई भी उपाय करके देख लीजिए, इससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये हर ग्रह हर सर देखिए, जो झाड़ू वाला है उसका तो मैंने बता दिया। जैसे आप मान लीजिए आपका बुध जैसे आत्मकारक है, मतलब बहुत हायर डिग्री पे है, तो आप हरा कपड़ा बांध सकते हो। गुरु है हायर डिग्री पे, तो आप पीला कपड़ा बांध सकते हो। अच्छा। मतलब आपको अपनी कुंडली में देखना है कि कौन सा ग्रह सबसे हायर डिग्री पे, बस। तो ये हर ग्रह के साथ कलर चेंज हो जाएगा? हाँ, मतलब जैसे मंगल के लिए लाल हो जाएगा, जैसे चंद्र के लिए सफेद हो जाएगा, गुरु के लिए पीला हो जाएगा, वहीं पे शुक्र के लिए हल्का चमकीला सफेद हो जाएगा। यदि बुध की बात करें तो बुध के लिए हरा हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर शनि की बात करें तो काला हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपके में आत्मकारक है। वो ग्रह का जो कलर है आप उसके हिसाब से हाँ, आप सर्च करके भी पता कर सकते हो कौन सा ग्रह का कलर है। वो कपड़ा आप बांधिएगा और आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार झाड़ू लगाइएगा। आप उसका रिजल्ट देखिएगा फिर। तो इससे मतलब सारे दोष, सारे जितने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले ग्रहों के दोष, जीवन में कहते हैं कि यदि भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा ना, तो भाग्य को भी पलट देता है। तो देवेश भाई मुझे बताइए, जैसे अभी हम लोग आप बता रहे हो सारे दोष ये वो ठीक हो जाएंगे, ना जब आप किसी को कुंडली दिखाने जाते हो तो वो 2 ही चीज़ें बताते हैं, भाई आपका या तो राजयोग है या आपका ये दोष है। ये क्या होते हैं, योग और दोष क्या होते हैं, और सबसे जो सबसे भयंकर दोष होता है उसके बारे में भी आप बताओ। देखिए तरुण सर, देखिए 2 चीज़ें जो आपके जीवन में यदि आपने पकड़ के रखी हैं तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उनके कोई ना कोई कुल देवता या कुल देवी जरूर रहे होंगे, जहाँ से वो वंश निकला है। गांव से जो है, गांव में से रिलेट कर सकते हैं, या जहाँ पर से भी अपना वंश आया है। आप उन देवी देवताओं की
साल में कम से कम एक बार नवरात्रि के समय पूजन करिएगा। आपके जीवन में भरण पोषण या जो फाइनेंशियली अपन आज की भाषा में बोल सकते हैं वो समस्याएं कभी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी यदि आप अपनी देवी जी की पूजन कर रहे हैं या देवता जी की पूजन कर रहे हैं। और दूसरा है पितृदोष बहुत जो आजकल आपने बहुत सुना भी होगा, पितृदोष चल रहा है और इस पे ये बहुत बड़ा मार्केट भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा मार्केट बन गया है इस पे, जेन्युइनली बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। बिल्कुल है। लोगों का मतलब वो ऐसा टारगेट है कि इनको पितृदोष है, इनको वहां पे पूजन के लिए भेज दीजिएगा और आपका कोलैबोरेशन हो गया। बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो एक पितृदोष भी है, वो बेसिकली आपकी वंश वृद्धि के लिए होता है। आपने देखा होगा किसी के कल्चर में या किसी के परिवार में लड़कियां हो रही हैं या किसी के परिवार में लड़के हो रहे हैं या हो सकता है किसी की संतान ही नहीं हो रही है, तो बेसिकली ये पितृदोष का ही कारण होता है। यदि ये दो चीजें आपने साध ली हैं, लड़के हो रहे हैं, लड़के तो हमारे उसमें अच्छा माना जाता है, लड़के हो रहे हैं। सर देखिए क्या है ना कि ये भी दोष है। हाँ, मतलब अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे कुटुंब की बात कर रहा हूँ। यदि पूरे कुटुंब में कोई लड़की है ही नहीं है तो एक प्रकार का दोषी है ना सर कि कोई आपके तो हमारे में लगा हुआ है तो अच्छा आपके यहाँ लड़के हैं तो हो सकता है पितृदोष की संभावना हो। अच्छा, हाँ हो सकता है। यदि पूरे परिवार में आप देखोगे और एक साइकिल पूरा देखोगे आप लगभग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का, यदि आपको दिखता है कि उसमें लड़कियां नहीं हो रही तो ये हो सकता है। मेरी तो एक बहन तो है मेरी। तो फिर नहीं है। तो सर आपकी बहन है तो फिर क्या ही है। नहीं हमारे मतलब उसकी तो शादी हो गई ना वो। नहीं पर वो तो सर आज हुई है। हाँ। और आपकी यदि बहन है तो फिर पितृदोष कैसे हो गया। अब आप आने वाले समय में आपका वंश वृद्धि होगी आपके कल को बच्चे होंगे, हो सकता है लड़का हो जाए, हो सकता है लड़की हो जाए, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो वो पितृदोष का नहीं है। पर आपने 4-5 पीढ़ियां देखी और आपको दिख रहा है कि लड़के हो रहे हैं या लड़कियां हो रही हैं, तो ये उसका संकेत है। तो पितृदोष एक है। और सर काल सर्प भी बहुत आजकल मार्केट में बहुत आज से नहीं है, काल सर्प दोष शुरू से ही है। हमारे नासिक में पूजन भी होती है उसकी, सालों से चला आ रहा है काल सर्प। पर सर काल सर्प में एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आप तो एमपी से हैं तो आप तो जानते ही होंगे, उज्जैन में तो सबसे बड़ा उज्जैन में महाकाल बेसिकली, हाँ हर महीने जाता हूँ मैं तो महाकाल। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि महाकाल मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें शिवजी दक्षिण मुखी हैं। अच्छा। इसलिए उनको महाकाल बोलते हैं। एक्चुअली आपने सुना होगा दक्षिण जो दिशा होती है वो यम की दिशा होती है। और यमराज पे दृष्टि है स्वयं आदि योगी की, अर्थात स्वयं शिव जी की। अच्छा। अर्थात महाकाल की। तो काल पे उनने कालों का काल महाकाल, काल उसका क्या बिगाड़े। ये रीजन है कि महाकाल बोला जाता है उनको। बिल्कुल ये एक रीजन है कि, और ऐसा भी बोलते हैं कि उज्जैन में सर कोई भी जितने भी बड़े नेता हैं या जो लाइक मंत्री हैं या जो बड़े नेता हैं वो उज्जैन में नहीं रुकते रात में कभी। आप कोई भी किसी भी बड़े आदमी को देखोगे कभी उज्जैन में नहीं रुकेगा वो। ऐसा क्यों सर? ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के राजा एक ही हैं, वो है महाकाल, और किसी और को जगह नहीं है। इनफैक्ट जो उज्जैन नगरी है वो कहीं ना कहीं जो विक्रमादित्य से कोरिलेट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, तो विक्रमादित्य जी भी कभी उज्जैन में नहीं रुके हैं वो। अच्छा। हाँ मतलब जहां पर भी रहते थे पर वो उज्जैन में नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उज्जैन में सिर्फ वहाँ के एक ही राजा रह सकते हैं, वो है महाकाल, और एक जगह पे 2 राजा नहीं हो सकते हैं। अच्छा। तो वो बहुत सिद्ध मंदिर है। मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम साल में एक बार जाना चाहिए। बहुत पॉजिटिविटी, आप पूजन करें अन्यथा नहीं करें, पर मंदिर वहाँ जाके 5 मिनट बैठ लें, 2 मिनट बैठ लें, वो इनफ है। कुछ भी नहीं करो, आप जाके 2 मिनट बैठ लीजिए, मंदिर की एनर्जी आपको बहुत सारी चेंजेस कर देगी लाइफ में, कर देगी। अच्छा, तो हम पितृदोष के बारे में बात करते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, पितृदोष वैसे होता क्या है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पितृ मेरे मतलब पूर्वज ही हो गए। देखिए सर क्या होता है ना कि देखिए 2 तरीके से लोगों की मृत्यु होती है। एक मृत्यु होती है कि व्यक्ति, जैसे आपने बुजुर्ग लोगों को देखा होगा कि बेटा अब तो मेरे जाने का टाइम आ गया है, बेटा अब तो तुम लोग संभालो, एक ये होती है। और एक होती है कि जो अनएक्सपेक्टेड होती है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसकी मृत्यु थी नहीं पर हो गई, कोई ट्रेन के सामने आ गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने समय के पहले चला जाता है, मतलब जिसको अपन अकाल मृत्यु बोलते हैं, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, तो वो घर में बोलते हैं श्राप देके जाती हैं। बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, श्राप देके जाती हैं वो कि मतलब क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला, और एकदम से चीज़ें हो गई हैं, घटना ऐसी हो गई, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ हो, तो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं दोष लग जाता है। हाँ, चाहे कोई भी हो, घर का कुटुंब का होना चाहिए। तो यदि अकाल मृत्यु हुई है तो वो दोष आ जाता है उस व्यक्ति पर। अच्छा। उस व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पे ही आता है। मतलब कहने का मतलब पूरे परिवार पे। मैंने अभी रिसेंटली में एक यूएसए के क्लाइंट थे, मतलब एक लेडी थी, उनकी मैंने कुंडली देखी थी, उनको मैंने पितृदोष बताया था उनकी कुंडली में। और आप मानेंगे नहीं कि 4 साल छोटी उनसे उनकी एक बहन थी, उनकी कुंडली में भी पितृदोष था, और उनसे 2 साल छोटा उनका भाई था, उनको भी पितृदोष था। अच्छा। तो अभी किसी ने प्लान करके तो किया नहीं है, मगर मैंने तीनों बच्चों की कुंडली में पितृदोष देखा है। हाँ। और काल सर्प जो है
उसमें सर सिंपल सा फंडा है कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प हो जाता है। पर इसमें मैं एक चीज सबको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है सर, जब केतु से राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाए, मतलब केतु जहां पर भी बैठा है और राहु के बीच सारे ग्रह आ जाए, तो उसको लोग कालसर्प बोलते हैं, जबकि वो काल अमृत कहलाता है। काल अमृत वो बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में केतु और राहु के नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए सर, आपका राहु आपका सिर है और केतु आपका धड़ है। केतु में सोचने की क्षमता नहीं है और राहु में सिर्फ सोचने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता नहीं है। तो राहु दिमाग से खेलता है और केतु फिजिकली खेलता है। तो जब केतु से राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो वो उनके जो क्राइटेरिया है उससे वो दूर चले जाते हैं या उनकी पकड़ से दूर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि उनके जो दुष्प्रभाव हैं वो नहीं पड़ते हैं बाकी ग्रहों पे। पर ये इसमें क्या फर्क है, राहु से केतु के बीच में आ जाए या केतु से राहु के बीच में आ सर जाए? देखिए क्या होता है ना, कैसे होता है? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि राहु बेसिकली मुंह है, आप ऐसे समझ लीजिए। अपन जो भी खाते हैं वह क्यों खाते हैं, अपन स्वाद के लिए खा रहे हैं, भूख के लिए खा रहे हैं, दो ही रीजन है। और केतु बेसिकली आप समझ लीजिए अपना मल द्वार है। आप इसको मैं और अच्छी भाषा में समझाता हूँ कि राहु जो है ना, वो जिस भी हाउस में बैठेगा आदमी को उस हाउस से रिलेटेड भूख रहेगी। यदि सेकंड हाउस में, जैसे धन हाउस में है, तो आदमी को धन से रिलेटेड बहुत भूख रहेगी। मतलब उसको लगेगा पैसे कैसे कमाऊं, कहाँ से कमाऊं, क्या करूं मैं। और थोड़ा सा तिकड़मी बोलते हैं ना, तिकड़मी आप समझते हैं, मतलब थोड़ा उल्टी सीधी खुरापाती दिमाग लगाएगा। और केतु जस्ट इसके अपोजिट है। केतु यदि किसी की कुंडली में किसी भी भाव में बैठा है तो वहां से वो डिटैच करवा देगा। अब डिटैच कैसा, जैसे मान लीजिए 7th हाउस रिलेशंस का हाउस होता है, विवाह का हाउस होता है, वहां पे केतु बैठा है तो व्यक्ति का विवाह तो होगा, पर विवाह के बाद उसको लगेगा कि यार 1 साल 5 साल 10 साल बाद एक समय ऐसा आएगा जब भी केतु की अंतर्दशा महादशा आएगी कि यार मैंने फालतू में शादी कर ली, या शादी कर ली तो अब मैं हिमालय चला जाऊं, सब छोड़ छाड़ दूं, यहाँ मेरे को रहना ही नहीं है। तो केतु जिस भी हाउस में बैठेगा वो चीज देगा तो आपको, पर उससे दूरी बना देगा। जैसे सेकंड हाउस धन हाउस में बैठा है तो आपको धन तो देगा, तभी तो डिटैच करवाएगा ना। मतलब आपको डिटैच तो तभी होगा जब वो चीज मिलेगी। तो आपके धन हाउस में बैठ गया तो आपको पैसा तो मिलेगा, पर पैसे से वो कहीं ना कहीं आपको अलग करवाएगा। अच्छा, मतलब मोह खत्म करवा देता है। तो राहु और केतु दोनों का जो, फिर तो ठीक है ना, अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मेरा मोह पैसे से खत्म हो जाए तो इससे अच्छा क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर केतु का और राहु का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, दोनों जबकि बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, बट दोनों का जो क्षमता है काम करने की या सोचने की, असर डालने की, वो बहुत अलग है। अच्छा देव भाई, मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बताया जैसे ये दोष हो गया, एक मांगलिक दोष भी होता है, ठीक है, कि उसमें शादी नहीं चलती। पर ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है ये दोष, क्योंकि शादियां तो पूरी दुनिया में हो रही हैं, ठीक है, ट्राइबल उसमें भी शादियां हो रही हैं, उनके भी क्या कहते हैं बच्चे हो रहे हैं, शादियां चल रही हैं और काफी लंबी चलती हैं। अभी तो चलो डिवोर्स रेट ज्यादा होगा शायद, लेकिन फिर भी शादियां चलती हैं। और दूसरा जैसे और धर्म के लोग हो गए, अगर जैसे आपने बताया कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पितृदोष हो गए, पर और चलो मैं 3 जनरेशन हम अपने धर्म में भी पीछे चले जाएं तो हर एक के 8-8 10-10 बच्चे आराम से होते थे। तो उस टाइम पितृदोष नहीं होता था? सर देखिए ऐसा नहीं है, होता है था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले के केसेस देखेंगे, मेरे घर में ही है कि मेरी दादी की बहन है, उनके बच्चे नहीं हुए। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आज से लगभग 60 साल पुरानी। तो पहले क्या होता था, लोग अवेयर नहीं थे सर, लोगों को लोग जागृत नहीं थे, लोगों को जानकारियाँ नहीं थी। ऐसा नहीं है पहले भी कैंसर नहीं होते थे, बीमारियाँ पहले भी होती थी, पर पता नहीं चलता था। अब क्या है, चीज़ें आपके सामने आ गई। आज क्या है कि आपको कोई भी समस्या होगी, आप तुरंत गूगल पे सर्च करोगे और उसके आपको 10 अलग अलग जवाब मिल जाएंगे। मतलब आप मानेंगे नहीं, जीभ में आपके छाला हो गया, आपने डाला गूगल पे कि मेरे को जीभ में छाला हो गया है, तो सबसे पहले आएगा कि हो सकता है आपको कैंसर हो सकता है कि आपको भाई कुछ मतलब वो वैसे हैं कि जितने लोग जितनी बातें, तो असर है, बस डिपेंड करता है कि अपने तक नहीं आया वो चीज़, अपन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाई है। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा जैसे कि आप बोल रहे थे कि, सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? मैंने कि भाई और देशों में भी तो शादियां चल रही हैं, या और धर्मों के में भी तो बच्चे पैदा, वो तो उनमें तो अभी भी पैदा हो रहे हैं। ठीक है चलो। तो जैसे दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं जिस शादियों से रिलेटेड कि दूसरे धर्म में भी हो रही है, तो सर देखिए साइंटिफिकली भी हम बात करें तो कुंडली में अपन जो नाड़ी देखते हैं, नाड़ी दोष आपने सुना होगा, वो ब्लड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और आज यदि आप देखेंगे तो एक बहुत नंबर ऑफ आपको ट्रैफिक या ऑडियंस मिल जाएगी, स्पेशली मुस्लिम्स में, क्योंकि उनमें एक ही कम्युनिटी में शादी होती हैं, तो उनमें बीमारियां आपको
ट्रांसफर थैलेसीमिया करके एक बीमारी है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है, रीज़न बीइंग क्योंकि वो एक ही ब्लड में शादी करते हैं। एग्जैक्टली। अब सर जब कुंडली आप मिलान करते हैं ना तो हम उसमें 3 ही चीज़ देखते हैं, नाड़ी, भुकुट और मैत्री। ओके। और इन तीनों चीज़ों में भी नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि नाड़ी कहीं ना कहीं दोष है तो फिर हम लोग शादी के लिए थोड़ा सा प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि वो एक ही ब्लड रिलेशन आ गया तो इसमें संभावना होगी कि उसके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी या बच्चे ही नहीं होंगे। एक तो ये होता है। दूसरा होता है भुकुट और मैत्री। तो भुकुट रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल रिलेशंस को, पर यदि कुंडली में भुकुट नहीं मिला है, मैत्री मिल गई है, तो भी हम शादी कर दे के लिए प्रेफर करते हैं कि हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि मैत्री मिल गई मतलब दोस्ती मिल गई है। तो अभी किसी हस्बैंड वाइफ में, किसी दो लोगों में, अनजान लोगों में अच्छी दोस्ती भी होगी ना तो उनका रिलेशन टिक जाएगा। तो सर साइंटिफिकली आज क्या है ना कि लोग पहुंचे नहीं उस लेवल पे। मतलब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि सर क्या होता था ना कि पहले के ज़माने में जब हमारे पूजन होती थी, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है जैसे कि आपके यहाँ भी हुई होगी, तो आपने देखा होगा चावल के ऐसे 9 बनाते थे, उनके ऊपर सुपाड़ियाँ रखते हैं, आज भी रखते हैं जब पूजन होती है। पर आप मानेंगे नहीं कि आज से लगभग जो अपने दादाजी के पहले का समय था या दादाजी के समय, उस समय सुपाड़ियों को कलर किया जाता था। और भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सुपाड़ी को कलर कर देते थे कि जैसे बुद्ध है तो हरा कर दिया, गुरु है तो पीला कर दिया, मतलब जो भी अपने जो पूर्वज हैं वो कलर करके 9 की 9 सुपाड़ियाँ रखते थे। आप मानेंगे नहीं कि उसके हजारों साल बाद पता चला कि एग्जैक्टली ग्रह इसी कलर के होते हैं। तो सर क्या है ना कि अभी लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए, मतलब उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्रों को समझ सकें। हाँ। मेरे मम्मी के नाना जी थे, कहते थे कि वो डेट बता देते थे कि ये व्यक्ति इस तारीख को खत्म होगा। अच्छा। हाँ, और वो नक्षत्रों से कुंडली देखते थे जो सबसे बेहतर मानी जाती है। और आप मानेंगे नहीं कि मतलब वैसे तो बताते नहीं थे, हम लोगों में एस्ट्रोलॉजी में मना किया जाता है कि आपको कभी भी आप मृत्यु के बारे में नहीं बता सकते किसी की भी, और ये सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला है। पर उन्हें बता दिया, और ऐसा एक दो बार लोग, वो भी इसीलिए कि लोगों ने क्वेश्चन उठाए, तो जब चीज़ें हुई तो लोगों को लगा, तो फिर वो एक बहुत बड़े लेवल पे वहाँ के वो भी बन गए थे, मतलब आध्यात्मिक गुरु जैसे। पर वो सब भाग्य वाली बात भी है। तो देवेश भाई, ये जितनी बारी हमें बात हुई है, तो इसको सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी से मुझे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हो जाएंगी, जो मुझे आगे आने वाला है वो पता चल जाएगा। तो ये तो फिर किसी की तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगी। देखिए तरुण सर, एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, कहीं पर भी कोई भी मुझे नहीं लगता है कि जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है वो आपसे ये बोल दे कि एस्ट्रोलॉजी आपका सब ठीक कर देगा। हो सकता है उसके जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, और ये बेसिकली प्रारब्ध है। अच्छा। कुछ इस जन्म का, कुछ पिछले जन्म का। और कहते हैं कि यदि जीवन में सब सही हो जाएगा ना आपके, तो आपका जीवन में जीने का मजा खत्म हो जाएगा। आपका यदि जीवन एकदम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, जो जिस चीज़ की आपको इच्छा है वो आपके सामने आ रही है ना, तो आपका जीने का जो एक मज़ा होता है ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैलेंज है आज लाइफ में, बट वो इसलिए जी रहा है या उसको इसलिए फाइट कर रहा है उनसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसको उस चीज़ से मज़ा भी आने लगा है, या वो एडिक्टेड हो गया है। अब जैसे कि आपने पूछा है कि सुधार किया जा सकता है, देखिए सुधार किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बड़ी चीज़ को छोटा किया जा सकता है, बड़े नुकसान को छोटे नुकसान में बदला जा सकता है। नुकसान होना तय है, बस इतना फ़र्क है कि जहाँ पे कोई बड़ी चीज़ जा रही थी वहाँ पे छोटी चीज चली गई, बस इतना है। तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सब चीजें ठीक कर देगा, बिल्कुल भाग्य बदल देगा, बिल्कुल भविष्य भूतकाल सब चीजें चेंज कर देगा। बस एक गाइडेंस कर सकता है आपको। और दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, इसको कभी मतलब कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, वो ये कभी कर ही नहीं सकता है कि आपके भाग्य को बदल दे, आपके जीवन के प्रारब्ध को बदल दे, कभी नहीं कर सकता। उपाय बस इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो चीज़ें आपके जीवन में, जितने भी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि लोग जो ज़्यादा पूजन पाठ करते हैं उनके जीवन में ज़्यादा समस्याएं आती हैं, और जो कम कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या उन्हें कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना सर, देखिए इसका बेसिक रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। ये तो मैं खुद कई बार सोचता हूँ यार, ये आदमी इसने किसी का अच्छा नहीं किया, ठीक है, सबको धोखा देता है, सबका पैसा मारे, उसका लाइफ सही चल रहा है, और एक आदमी है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबकी हेल्प भी करता है, वो परेशान रहेगा। फिर क्या फायदा है ऐसे अच्छे कर्म का? नहीं सर, इसका मतलब देखिए अच्छे कर्म के फल आपको ऐसे नहीं है कि इमीडिएट मिल जाएंगे।
पर ये गलत बात है ना देवेश भाई, ये अभी मिलने चाहिए ना, मुझे अगले जन्म में मिलेंगे। नहीं मुझे नहीं क्या नहीं पता नहीं कब सर, इसमें क्या एक्चुअली क्या है ना कि ये अच्छे कर्म का जो उद्देश्य है हाँ। वो आपका मृत्यु लोक से ही हटाना है, मतलब आप मृत्यु लोक से हट जाएं। एंड पॉइंट हमारा मोक्ष हाँ, जो प्राप्ति मोक्ष है। की प्राप्ति है। और देखिए दुनिया में अपन आए क्यों हैं, आप भी या मैं भी या दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सब मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। ये जो एक सवाल है ना, ये इस पे तो मैं 1 घंटा आपके साथ डिबेट कर सकता हूँ कि भाई भगवान ने हमें क्यों भेजा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे ये हैं। एक नेवर एंडिंग टॉपिक है जो Topic मेरे है। दिमाग में हमेशा चलता रहता हाँ, है, हाँ। पर आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, तो जैसे कि आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जीवन में जो भी कमियां रह गई थी वो जल्दी जल्दी आपके टास्क के रूप में आती रहेंगी। मतलब जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो जो भी उसके पाप हैं इस जन्म के या कुछ पिछले जन्म के, हर व्यक्ति से पाप वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी आते जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही खत्म होंगे तो इट इज अ डेडलाइन ऑफ योर, कि अब आपके मोक्ष जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए समय आ गया है। अच्छा। अब आप आज पाप कर लेंगे, हो सकता है आपको आने वाले समय में भोगना पड़े, फिर आप मृत्यु लोक में आ जाएंगे, फिर उसी साइकिल में आप चलते रहेंगे। तो कोई मतलब नहीं है वो साइकिल। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में यहाँ पे इस धरती पे क्यों आता है, तो देखिए भगवान भेजते तो किसी न किसी उद्देश्य से हैं, हाँ। पर ये माया जाल है ना, उसमें आदमी फंस जाता है। वही मुझे भगवान की साइकी मुझे यही समझ में नहीं आती कि भाई हमें इतनी फ्री विल दी क्यों। कहना आपका सही है, पर देखिए हर जीवन में जितने भी लोग हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, जितने भी लोग हैं, सब का कोई ना कोई उद्देश्य है। अपन बोलते हैं ना एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर बच्चा एक उसके साथ आता है, एक विशेष खूबी के साथ आता है। बस फर्क इतना होता है कि कोई वो पॉलिश कर लेता है और कोई भेड़ चाल में आगे बढ़ जाता है। तो देवेश भाई एक बात बताओ, आप जैसे आप बोल रहे हो कि भाई हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और हम किस्मत बदल नहीं सकते, नहीं। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस्मत या कर्म? देखिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्षेत्र में। और मतलब कर्म की भूमिका जो है सबसे बड़ी है। अब मैं आपको बताऊं कि किसी के जीवन में आईएएस बनना लिखा है, आईपीएस बनना लिखा है, वो यदि पढ़ेगा ही नहीं, किताबें नहीं उठाएगा, तो एग्जाम में कितने भी तुक्का मार ले, कितना भी कुछ कर ले, उसका भाग्य साथ देगा ही नहीं। कितना भी कुछ कर ले, भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति मेहनत करता है। और जो कलयुग है ये कर्म प्रधान है, जो हमें कृष्ण जी बोले गए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो कर्म के थ्रू होंगी। मतलब आपके जो प्रारब्ध हैं, आपका जो भाग्य है, आपका जो एस्ट्रोलॉजी जैसा आपने पूछा, ये सब का जो कंट्रोल है वो आपके कर्म पे ही डिपेंडेंट है। कर्म से आप यदि चूक गए तो ये सब चीज़ें तो डिसबैलेंस हो जाएंगे। कर्म से हम लोग अपना किस्मत बदल सकते हैं? हाँ, कर्म बिल्कुल किस्मत के लिए बहुत विशेष भूमिका निभाती है। बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या ऐसा होता है कि हमारी किस्मत में जो लिखा है उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो? नहीं, ऐसा बूढ़े बुजुर्ग तो बोलते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। पर मिलता है यदि अब वो दो चीज़ों पे काम करे। एक, ईश्वर पे पूर्ण आस्था, जिसने आपका जीवन लिखा है। देखिए नवग्रह हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे 27 नक्षत्र हो, बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर आपके साथ है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। मतलब दुनिया की कितनी भी ताकत हो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और मैं इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, प्रेमानंद जी। आप प्रेमानंद जी को देखिए, वो, मैं आपको बताऊँ, लिटरली बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ ये, कि मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनकी बातें भी बहुत सुनता हूँ। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए थे किडनी से रिलेटेड समस्या थी। ऐसे मतलब आज की डेट में किसी की एक किडनी खराब हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सोचो उनकी दोनों किडनियां नहीं हैं, और सिर्फ भगवान की भक्ति, और वो भी राधा जी की भक्ति में। आज वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लाखों लोग खड़े किडनी देने के लिए, उनको नहीं ले रहे हैं। ईश्वर है, ईश्वर, आप यदि ईश्वर के साथ हो तो ईश्वर भी आपके साथ है। तो ये ऐसी बात होती है कि भगवान ने आपका साथ दिया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। अच्छा, नुकसान की आपने बात करी, और आजकल आप इस फील्ड से हो, ऑकल्ट फील्ड से हो, तो आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक के बारे में। बिल्कुल, ठीक है। और आप खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप मॉडर्न नहीं हो। जी बिल्कुल, है ना। तो क्या ब्लैक मैजिक होता है? सर बिल्कुल होता है। मैं तो आपको बताऊँ, 2 केसेस है मेरे साथ। क्योंकि मैं ये सवाल का ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप जैसे लोग इस चीज़ को वेरीफाई करते हो ना, जो पढ़े लिखे हैं, भाई देखो कोई मंदिर में जो बचपन से पंडिताई करता आ रहा है, वो बोल रहा है, उस पर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि भाई इसका तो काम ही है। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जैसे लोग जब बोलते हो, या जैसे मैंने बहुत सारे, मेरे पास एक साइंटिस्ट भी आए थे, उन्होंने भी मुझे उसके बारे में बताया। एक आईआईटी प्रोफेसर है, आईआईटी से पढ़े हुए आए थे, उन्होंने भी इस बात को माना। तो आप जैसे लोग बोलते हो तो इसको एक वेरिफिकेशन का स्टैम्प मिल जाता है।
सर देखिए, ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है। मैं आपको 2 घटनाएँ सुना देता हूँ। एक तो मेरे साथ ही हुई है अच्छा। और एक मेरे रिलेटिव हैं। मैं बस नाम नहीं लूँगा उनका। एक्चुअली क्या हुआ कि वो मुंबई गए, तो उनका किसी मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे एक्चुअली। तो वो मुंबई चले गए अपनी जॉब के लिए और वहाँ पर उन्होंने एक बंगाली से उनका अफ़ेयर हो गया। बंगाल की लड़की होंगी, उनसे उनका अफ़ेयर हो गया। और मैं बिल्कुल भी सर आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, विदाउट एनी शुगर कोटिंग। इसमें 1% का भी वो नहीं है, हेर-फेर नहीं है। हाँ, हेर-फेर नहीं है। तो वो वहाँ पे रहने लगे, इनकी वाइफ़ कहने लगी, मतलब जो मेरे रिलेटिव थे, इनकी वाइफ़ कहने लगी कि आप अब बुला लो हमको मुंबई, आप सेट हो गए हो वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बुलाते हैं। तो फिर जब वाइफ़ पोकिंग करने लगी, तो पोक करती तो आदमी सोचता है चलो यार अब ख़त्म करते रिलेशन। तो उन्होंने उस जो बंदी थी, जिनसे उनका अफ़ेयर था, उनको इमीडिएट बेस पे छोड़ दिया। तो शायद से वो कहीं न कहीं अपना डिप्रेशन या जो भी उनका वो रिजेक्शन था, वो ऊपर से बंगाली, बर्दाश्त नहीं कर पाईं। ऊपर से बंगाली। हाँ, ऊपर से बंगाली। तो कहते हैं कि उन्होंने उनके ऊपर कुछ कर दिया। अच्छा। आप मानेंगे नहीं सर, उनकी वाइफ़ और उनके 3 बच्चे थे और 2 बच्चे उस ज़माने में बीई कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 30-35 साल पुरानी बात। उस ज़माने में बीई कर रहे थे। उन्होंने क्या मालूम क्या किया कि उनकी वाइफ़ एक्सपायर हो गई, उनका बड़ा बच्चा एक्सपायर हो गया, फिर एक लड़का और एक लड़की है। वो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ले आए उनको, दोनों मेंटली पागल हो गए दोनों। और आप मानेंगे नहीं कि अभी रिसेंटली जो उनके वो जिनसे अफेयर था, मतलब जो मेल सॉरी कटेड, जिनसे उनका अफेयर था वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब वो दोनों बच्चे हैं, कोई पालने वाला नहीं है उनको, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, पर दोनों लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको कि दोनों की स्थिति बहुत ख़राब है। वहीं पर वॉशरूम कर रहे हैं, वहीं पर फ्रेश हो रहे हैं और इतने सुंदर देखने में, बट अब कर दिया तो कर दिया, हो गया सर। तो सर इसका कोई तोड़ नहीं होता ये ब्लैक मैजिक? मतलब आप कह रहे हो भगवान तो सब कुछ ठीक कर सकता है। सर देखिए क्या अब बच्चों की क्या गलती, जो गलती पिताजी ने करी और बच्चे भुगत रहे सर हैं। कहते हैं कि बंगाल मतलब गढ़ है असल में ब्लैक हाँ। मैजिक का। और कहते हैं कि वहाँ मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सर प्रयास नहीं किया होगा, किसी को समस्या है तो वो करता जो ही है। जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। ऐसे में उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत जगह गए हैं, पर कहते हैं कि उनको जिस तरीके से बांधा था ना, वो खोल नहीं पाया कोई आज तक। मतलब वो अच्छा। है, अब कहते हैं कौन सी आत्मा को, किस आपके सबकॉन्शियस को किसको उन्होंने बांध दिया पता नहीं, बट ये लिटरली मतलब सत्य घटना बता रहा हूँ मैं आपको। आंखों देखी। आँखों देखी घटना है। मतलब मेरे पूरे रिलेटिव है, आप किसी को भी फ़ोन लगा के अब स्पीकर पे पूछ सकते हैं कि ऐसी घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, और वो आपको एक जो मैंने बताया उसमें से 19-20 भी नहीं करेंगे। मतलब हंसता खेलता परिवार एकदम से खत्म। एकदम खत्म हो गया। मतलब अगले 10 सालों में वो पूरा परिवार नष्ट हो गया। और उसका कोशिश करी उस महिला को भी ढूँढने की, नहीं मिली आज तक, कहाँ है। तो अच्छा। हाँ, ये भी हुआ। और दूसरी घटना कौन सी थी? दूसरी घटना सर मेरे ही साथ हुई है। अच्छा, वो आपके साथ हुई है? मेरे साथ हुई है और ये भी जेन्युइन घटना है, मैं आपको हाँ। बताऊँ। पर इसमें भगवान की विशेष भूमिका रही है। असल में क्या हुआ सर कि मैं ना, जबलपुर है मध्य प्रदेश में, भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर। तो मैं बेसिकली हूँ सागर से। अच्छा। मैं बॉर्न बॉटम सागर से हूँ, तो सागर से भी सेम ही पड़ता है, लगभग 180-200 किलोमीटर। तो मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा था, मतलब पढ़ने जो तैयारी वगैरह होती है एग्ज़ाम की, उसके लिए पढ़ने जा रहा था। तो क्या हुआ कि मैं बाइक लेके जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को कोचिंग जानी है, फिर वहाँ से जाना है। तो मैं बैग में डीओ रखा था, तो मैं एक जगह रुका, तो मैंने वहाँ पे खाना खाया और डीओ लगा लिया। मैं जैसे डीओ लगा के पहुँचा तो मेरे को ना ऐसे सिर पे भारीपन लगा। ओके। हाँ, तो मुझे लगा शायद से मैं हेलमेट पहना हूँ, तो मे बी शायद से उसके कारण लग रहा हो। तो मैंने हेलमेट उतारा और पीछे बांधा और फिर मैं पहुँच गया। तब भी मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, अनईज़ी लग रहा था। मैं जो मैंने हॉस्टल लिया था मैं वहाँ पे रुका, तो मैं देखता हूँ रोज़ रात को लगभग 1-1:30 बजे मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाए, बहुत वो पैम्पिटेशन होने लगे और सांस नहीं आए। और आप मानोगे नहीं कि जो अपन छत पे जो जिस पे टंकी रखते हैं, टॉवर होता है, मैं उस पर चढ़ जाऊँ डेली और सांस लेने के लिए। अच्छा। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं कम से कम 6 महीने परेशान रहा। मैं बाबाओं के पास भी बहुत गया, मैंने मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, चादर भी चढ़ाई, मतलब जो भी एक आदमी पॉसिबल हो सकता है करता है, फिर उस टाइम धर्म वर्म कुछ अरे कुछ नहीं, पर तो भैया समस्या का समाधान चाहिए कैसे भी करके। तो मेरे यहाँ एक बाई आती थी, मतलब जो मेड आती थी, वो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ मेरी रीढ़ की हड्डी देखी। जब मेरे को, ये बहुत पुरानी बात है, एस्ट्रोलॉजी का भी इतना मेरे को मतलब ज्ञान था, पर बेसिक नॉलेज था। तो उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी देखी, तो उसमें उन्होंने कुछ देखा कि यार कुछ तो इसको संग हुआ है, कुछ ऊपरी हुआ है, कुछ हुआ है। तो फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी गई तो उन्होंने बोला कि कुछ उपाय करना है, जो भी उन्होंने बताया कि लोटा लेना है, समथिंग ऐसे चौराहे पे ये किया और वो किया। तो उसके बाद से धीरे धीरे मुझे कम हो गई। कम क्या, खत्म ही हो गई। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ तरुण सर कि स्थिति ऐसी थी कि पहले एक फेयर फाइल करके
सीरियल आता था, मैं रोज़ देखता था। उसका स्थिति ऐसी थी कि कोई मेरे को उसका नाम ले दे ना, तो मेरे को घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, इतना डरने लगा था। मैं 6 महीने बहुत परेशान रहा हूँ और भगवान जानता है या मैं ही जानता हूँ कि मेरी क्या स्थिति रही है। अच्छा। बहुत बहुत बुरी स्थिति थी, लिटरली बहुत बुरी स्थिति थी, पर टचवुड भगवान की कृपा से और भगवान माता पिता के आशीर्वाद से वो चीज़ निकल गई। तो ब्लैक मैजिक तो कोई ना बोले कि नहीं होता, तो मैं तो भैया उसके लिए साक्षात मतलब प्रमाण के साथ हूँ। मैं स्वयं और मेरे परिवार में जो घटना हुई है स्वयं बिल्कुल उसके साथ जोड़ सकता हूँ मैं। तो इसमें ये भी कुछ ग्रहों का खेल होता है देवेश भाई? देखिए वैसे ब्लैक मैजिक को ना राहु से थोड़ा सा अपन कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ा सा समझने के लिए, मतलब एक समझने के लिए कि व्यक्ति में यदि कोई समस्या आ रही है तो यदि अपन थोड़ा सा समझना चाहें तो, बट ये परे है सर। मतलब इससे कोई मतलब अगर किसी को मेरे से दुश्मनी निकालनी है तो वो कर ही देगा। सर पहले ये ना गांव में आपने सुना होगा मूठ मारना, मतलब हाँ। वो थोड़ा सा आपने मतलब ऐसे उस वर्ड्स पे मत जाइए। या मारन क्रिया करना। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई गेट से कोई आया या आवाज आती है, तरुण जी ऐसे, तरुण भैया ऐसे आपको आवाज लगाएंगे, 3 बार लगाते हैं, बोलते हैं 3 बार में आपने उत्तर दे दिया क्या आ रहे हैं, हाँ या बोलो, तो बोलते हैं कि गए। और यदि आपने 3 बार में जवाब नहीं दिया तो कहते हैं जिसने वो किया है वो गया। पर सर इस पे मैं एक चीज ऑडियंस को बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि देखिए सर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है मंत्र, फिर आता है यंत्र और फिर आता है तंत्र। ये 3 भागों में बटा हुआ है। मंत्र सबसे अच्छा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई है, होम्योपैथिक है और मर्जी खाओ, एलोपैथी है, ऐसी 3 दवाइयां हैं। अब जो आपका मंत्र वाला है वो सर सबसे सिद्ध है। आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे आपको उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। वहीं पर यदि अपन यंत्र पर जाएं तो आपने देखा होगा कोई श्री यंत्र रख लेता है, कोई लक्ष्मी यंत्र रख लेता है, कोई कुबेर यंत्र रख लेता है, तो यंत्र भी ठीक है। पर तंत्र जो है ना सर, वो आपको मतलब वो वैसी है कि वैसी दवाई है कि जो आपकी एक समस्या को तो ठीक करेगी पर दूसरी को पैदा भी कर देगी। तो तंत्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है जीवन में। पर लेकिन हमारे ग्रंथों में तंत्र को गलत नहीं बताया गया। तंत्र हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सर डिपेंड करता है। अब पहले तंत्र का उपयोग कुछ अलग तरीके से किया जाता था। आज के टाइम क्या है ना कि सर आप देखिए किससे दुश्मनी नहीं है। आप आज देखेंगे अपनी लिस्ट में तो आपको 4 लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने बहुत अच्छे हों, पर पीठ पीछे हो सकता है रिलेटिव में मिल जाएंगे, दोस्त यारों में मिल जाएंगे कि यार ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है। तो सब है। और सर देखिए लोग तरक्की करते हैं ना, तो आदमी को कोई हो दिक्कत तो होने लगती है। आप तरक्की पे जाओगे ना सर, पैसा कमाओगे ना, तो आदमी को ये समस्या नहीं है कि वो पैसा नहीं कमा रहा है, आदमी को समस्या ये है ज्यादा कैसे कमा रहा है। तो अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। तो वो एक मेजर जो आज के समय प्रॉब्लम है। और सर उसका भी कारण सोशल मीडिया में आपको बताऊं तो सोशल मीडिया पे क्या है ना, लोग शो अप ज्यादा हो गया है। आपने कुछ अच्छा दिखाया और लोगों को लगा यार भाई इनका तो सही है, सेट है काम, भले ही आपको पता है से किसी को प्रॉब्लम्स का नहीं पता, कुछ नहीं पता है, बाहरी बस वो दुनिया दिख रही है। तो वो सर इन सब चीजों को आदमी नजर लगती है। नजर तो सर है, मतलब नजर तो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं गाय भैंसों को लग जाती है कि ये अच्छा दूध दे रही है ना, कोई बोल दे यार ये भैंस बहुत अच्छा दूध देती है, 25 लीटर दे रही, 30 लीटर दे रही, आप देखेंगे नेक्स्ट डे से वो दूध देना बंद कर देगी। और ये किसान व्यक्ति बहुत अच्छे समझ सकता है, यदि कोई किसान वाला व्यक्ति देखेगा समझ जाएगा कि ये। और कई बार तो अपनी नजर लग जाती है, शीशे में देख के खुद यार आज अच्छा लग रहा हूँ, आप शाम को बीमार मिलोगे। सर बच्चे को जो नजर लगती है वो सबसे ज्यादा माता पिता की लगती है। क्योंकि आज बच्चे ने कोई नई एक्टिविटी करी तो माँ अरे यार आज तो इसने पापा बोला या मम्मा बोला, या आज तो ये थोड़ा खड़ा हो गया खुद से या सोफे से उतर गया, तो कहते हैं सबसे ज्यादा नजर माता पिता की लगती है। पर वो नजर सर पॉजिटिव है, नजर है उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, पर उसमें गलत कुछ सोच नहीं है। जो सोच गलत चीजों को लेके होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट। आपके पास आते हैं लोग? सर बहुत आते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी तो फॉरेन क्लाइंट्स को बहुत एंटरटेन कर रहा हूं क्योंकि उनका बेसिकली बहुत ट्रस्ट है इस पे। अच्छा, फिरंगी भी ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं? सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। मैं आपको बताऊं ना कि एक कौन सा कोई मार्केट है जहाँ पे कहते हैं कि ब्लैक मैक्सिको में लगता है एक मार्केट, जो कहते हैं कि पूरा ब्लैक मैजिक का ही मार्केट है पूरा। मैक्सिको तो ब्लैक मैजिक का गढ़ है। और सर हर जगह है। मैं अभी एक रिसेंटली कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें हर मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं सबके बारे में लिखा था कि यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक है, यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक। आप हर देखिए सबका पैटर्न अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, पर बिलीव रिजल्ट जो आउटकम है वो आपको एक से ही मिलेगा सबका। तो है हर जगह है सर। तो आपके पास आते हैं क्लाइंट्स? बहुत आते हैं। और सर मैं आपको बताऊं ना कि मैंने अपने जीवन में इतनी बुरी से बुरी समस्याएं लोगों से सुनी है ना, तो मुझे लगता है कि यार हम बहुत बेहतर हैं
मतलब इतनी कंडीशंस लोगों की खराब है जीवन में हर तरीके से, मतलब जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड है, एक रिलेशन, एक तो बोलने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं तो मरने जा रहा हूँ और बहुत बुरी स्थिति है मेरी। तो कहीं न कहीं है सर, बहुत लोग डिप्रेशन में आज के समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे देवेश भाई, नज़र का एक बेसिक कुछ उपाय होता है क्या? सर देख, अगर जैसे कोई आता है और आपको लगता है यार इसके ऊपर नज़र है, तो उसका कुछ बेसिक उपाय जो आदमी खुद घर पे कर सके? सर सबसे अच्छा उपाय है कि आप 5 तिल के दाने लीजिए, काली तिल आती है, उसको आप अपने सिर पे से 7 बार घुमाइएगा और घर के बाहर दक्षिण दिशा जो होती है वहाँ पर वो आप दाने फेंक दीजिएगा और पलट कर आ जाइएगा, पर पीछे नहीं देखिएगा। एक तो ये सबसे अच्छा उपाय है। यदि हम दूसरे उपाय की बात करें तो वो है कि आप जो खड़ा नमक आता है, खड़ा नमक आपने देखा होगा जो ऐसे क्रिस्टल्स में आता डली है, वाला हाँ जो डली वाला, हाँ, तो उसको आप बाल्टी में डाल लीजिएगा और उससे आप नहा लीजिएगा। बस गुरुवार के दिन छोड़ के, गुरुवार को नहीं करना है ये दोनों उपाय, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप उससे नहा लीजिएगा, आपकी नज़र से रिलेटेड सारी सारी समस्या समस्या हो जाएंगी। और यदि किसी व्यक्ति के बच्चे को नज़र लगी है तो सबसे अच्छी नज़र उतरती है पानी से। आप पानी से ऐसे पाँव से लेके उसके सिर तक 7 बार घुमाइएगा, पानी में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे 7 बार घुमाइएगा और बोलिएगा, मतलब जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, मेरी, वो बोलते हैं ना, दादी लोग बोलती थी, मेरी नज़र, बुजुर्गों की नज़र, पड़ोसियों की नज़र, सब बोलते जाइए। और उस पानी में जब जैसे आप 7 बार घुमाना है, ऐसा क्रॉस बना दीजिएगा और बाहर फेंक दीजिएगा। बच्चे की नज़र कितनी बुरी से बुरी नज़र क्यों ना लगाओ, कितनी भी बुरी नज़र लगी हो, ठीक हो जाएगी उससे, ठीक हो जाएगी 101%। चलिए, तो ये ट्राई करना भाई, आपको लगे कि आपको नज़र लगी हुई है, आपके बच्चों को नज़र लगी हुई है, तो प्लीज़ ट्राई करो। अच्छा देवेश भाई, अब एक ना मैं बहुत ही ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो शायद आपको अच्छा ना लगे और बहुत सारे ज्योतिषियों को भी अच्छा नहीं लगने वाला। प्लीज़ प्लीज़ सर बताइए। ठीक है, तो जैसे मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, हाँ मैं आपके पास गया, हाँ, मैं आपने मेरी कुंडली देखी और 99% ऑफ द टाइम्स जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो तो ऐसा नहीं करते, पर लेकिन 99 ज़्यादा हो गया, 95% ऑफ द टाइम्स आपको एक नग सजेस्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रिलेटिव ही हैं। अभी मैं आपको मतलब मैं बताऊंगा, मेरे रिलेटिव ही अभी कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे, तो वो कहीं गए होंगे कि ऐसे ही कुछ चर्चा की, तो उनको किसी ने एक नग बना दिया लगभग 60-70 हज़ार रुपये का। आप मुझे देख रहे होंगे मैं कोई नग नहीं पहना हूँ, कोई भी से लॉकेट चेन कुछ भी नहीं पहना हुआ हूँ। देखिए सर, देखिए नग का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ और सबको क्लियर हो जाएगा। मैं मेरा सवाल पूरा कर लूँ पहले। मैं वो नग सजेस्ट कर देते हैं, तो नग वाकई में काम भी करते हैं या फिर वो बस ऐसे ही एक कमर्शियल वैल्यू है उनकी? सर ये दोनों चीज़ें बताइएगा आप, क्योंकि काम अगर काम करते हैं तो वो भी हमें बताना ज़रूरी है कि भाई काम करते हैं, या फिर वो तब करना चाहिए जब एकदम अति हो रखी है और उसके अलावा और कोई चारा नहीं। अब सर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए इस कमरे में आपका कोई दुश्मन है, आप समझिए, तो आप क्या करेंगे उस दुश्मन को? आप उसको हथियार देंगे कि उसको कमज़ोर करेंगे? ऑब्वियसली कमज़ोर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कमज़ोर करेंगे। तो सर क्या होता है ना कि किसी ने देखा कि उसकी मीन राशि है, बृहस्पति उसके स्वामी पुखराज पहन लिया। किसी ने देखा कि उसका वृश्चिक राशि है, मंगल है, मूंगा पहन लिया। तो सर होता क्या है ना कि नग कब पहना जाता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। असर कैसे दिखाता है वो भी मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो नग का कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं ज़रूरी नहीं है। आप खाली उपाय करेंगे, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। नग तो आज की डेट में बिजनेस हो गया, मैं आपको बताऊं, और बहुत बड़ा मार्केट है। आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे कि नगों का, कहीं श्रीलंका से आते हैं, इंडिया में जयपुर और इस राजस्थान से बहुत नग आते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बल्कि आपको बताता हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट किया था अभी, वो जेमिलॉजिस्ट हैं, काफ़ी फेमस जेमिलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। वो बता रहे थे कि 30 या 40 रुपए का एक स्टोन पड़ता है, कांच होता है वो, कांच, बिल्कुल करेक्ट, और लोग उसको 2.5 लाख का बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला आपने। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो और चाहे वो जेमस्टोन से रिलेटेड हो, वो बता ही नहीं सकता है कि नग कितना जेन्युइन है, कितने का हो सकता है और कितने तक जा सकता है, अनटिल अनलेस आप उसकी लैब से जांच करा लें। तो देखिए क्या होता है सर, देखिए आपने कुंडली में देखा कि मंगल आपकी राशि के स्वामी है और आपने मूंगा पहन लिया। अब हो सकता है कुंडली में मंगल आपके बहुत अच्छे नहीं हो, बिल्कुल अच्छे नहीं हो। अब आपने क्या किया, मूंगा पहन कर उसको शक्ति दे दी, कोई और शक्ति दे दी। अब आपने उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया है। एक लाल रंग मंगल का जो सिंबल है वो आपने डाल दिया है एज ए नग के रूप में या कपड़े के रूप में या जिस भी रूप में आपको डालना है। अब उस नेगेटिव, उस खराब एनर्जी को आपने और बढ़ा दिया है, तो मंगल आपके जीवन में उतना ही खराब प्रभाव देने लगेंगे। जबकि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, मंगल के उपाय करने चाहिए थे, तो आपने उसको पावर दे दिया। अब मान लीजिए नग हम तब सजेस्ट करते हैं कि जब ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हो और बहुत अच्छी स्थिति में हो। अच्छा, मतलब उसकी डिग्री कम हो, डिग्री बहुत कम हो और स्थिति बहुत अच्छी हो। मतलब जैसे कि, मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई आप
का हितैषी है, जो आपके लिए अच्छा चाहता है, पर वो पर वो गरीब सा हो बहुत रखा बुजुर्ग है। है या गरीब है या जैसे भी, जो वो आपकी मदद नहीं कर सकता है या आ जा नहीं सकता है, तो आपको ज्ञान दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे यार, ड्राइवर से बोलोगे यार उनको लेके आ जाओ यार, हाँ। थोड़े चल नहीं पाते हैं या कोई बहुत बुजुर्ग हो गए समझ हैं। गया। तो वो वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि यार व्यक्ति, मतलब कोई ग्रह है, वो अच्छा तो फल देगा पर वो बहुत कमजोर हो गया, तो उस स्थिति में पहले भी हम उपाय ही बताते हैं, उपाय ही करने चाहिए। पर बहुत एकदम बिल्कुल, मतलब जैसे आप बोलते हैं मरता क्या नहीं करता, तो फिर आप नग पहन लो, वो बिल्कुल हमारा लास्ट ऑप्शन है। जब सब आप उपाय कर लिए हैं, सब काम कर लिए, सब पूजन पाठ कर लिए है, उससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर हम एक तरीके से बोलते हैं कि नग, एक बार नग पहन के देख लीजिएगा। बाकी इतना कोई बहुत जरूरी नहीं है जीवन में, नहीं है ना। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सजेस्ट नहीं करते? मैंने तो सर, मैं आपको बताऊं, मैं तो कुंडली फ्री में देखता हूँ, मेरा तो चैनल का ही नाम है निशुल्क कुंडली परामर्श, मेरा चैनल का नाम नहीं है, अच्छा, उसमें लिखा हुआ ये है तो चेंज करो आप। मैंने सुना है कि कुछ लेना चाहिए, कुछ लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैं लेता हूँ, चाहे 10-20-100 रुपए ले लीजिए, लेकिन कुछ ले लीजिए। सर देखिए मैं इसको आपको आंसर कर देता हूँ। एक्चुअली देखिए, आपके पास कोई आया है तो क्यों आया है, कोई समस्या को लेके आया है। अब मैं यहाँ पे मान लो 5,000 रुपये फीस रख ली मैंने फॉर एग्जाम्पल एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, यार मेरे पास दिन में 5 कुंडलियाँ 4 कुंडली देखी, 2,000 रुपये आया, इनफ एक डॉक्टर जितना मैं पैसा कमा रहा हूँ और मेरे को कोई जरूरत नहीं करने की। पर क्या होगा कि जो आ रहा है, हो सकता है वो कैपेबल नहीं हो 5,000 देने की, पर समस्या तो उसकी भी सेम ही है और जेन्युइन है। तो हम क्या करते हैं कि सर पैसा मांग के नहीं लेते हैं, मतलब एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट से नहीं लेते। और मैं आपको बता दूं, आप कितने भी ग्रंथ और पुराण पढ़ लें, पंडित, जैसे मैं पंडित हूं, तो पंडित का जो कॉन्सेप्ट है वो दक्षिणा ही बेसिस होता है, दक्षिणा बेसिस होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो कर्मकांडी है या एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा है या ज्योतिष का काम कर रहा है, तो वो दक्षिणा पे ही चलना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं इसको लेके सबको ही बोलता हूँ कि यदि कोई फीस ले रहा है तो वो बिजनेस ही कर रहा है। आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, आप सामने वाले पे छोड़ दो, कितना छोड़ दो, उसके ऊपर है। हो सकता है फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण आ रहा हो और फिर उसके बाद आप भी उससे 5,000 रुपये ले लो, हो सकता है 5,000 रुपये के घर का किराना आ जाएगा उसका 1 महीने का, और वो आपने ले लिया और उसको हल भी नहीं मिल रहा है बहुत अच्छा। तो इससे अच्छा बेहतर ये है ना सर कि वो उसकी जो स्वेच्छा है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना सर, कि जब आप व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देता है ना, तो वो बहुत बेहतर देने की कोशिश करता है, बेहतर करने की कोशिश करता है। आज हो सकता है मेरा समय खराब है तो मैंने आपको 50 रुपये दे दिए, पर जिस दिन सर मेरा समय पलटेगा तो हो सकता है कि कल जो आज 50 है वो मैं आपको 5 लाख के रूप में दूं। तो सर समय समय की बात है। बिल्कुल। तो दक्षिणा ले सकते हैं आप, क्योंकि कहते हैं कि ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रारब्ध खत्म हो जाता है यदि आप कुंडली में दक्षिणा नहीं लेंगे, तो दक्षिणा ले सकते हैं, पर वो 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकती है, 1 करोड़ तक हो सकती है, वो सामने वाले पे, सामने वाले पे डिपेंड। बिल्कुल सर, कभी भी नहीं मांगना क्योंकि मैंने सुना है कि भाई आप दूसरों के कर्मों में छेड़छाड़ कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरे को बता रहे हो कि तेरे साथ ये होने वाला है, तो आप, इसका मतलब है आप उसके कर्मों को अपने ऊपर डाल रहे हो, अपने ऊपर लेके थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हो। तो अगर भगवान ने कुछ लिखा हुआ है आप उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, तो वो गलत होता है। तो उसको अपन रीपे करके खत्म कर देना चाहिए। ये मैंने जो सुना है मैं आपको बता, पर सर दक्षिणा के रूप में, नॉट अ फी के रूप में, मतलब वो गलत है एक तरीके से, मुझे लगता है। बाकी सबका अपना अपना प्रोस्पेक्ट है। नहीं सर, बिल्कुल आपका जो प्रोस्पेक्ट, जो आपकी सोच है वो एकदम सही है जी सर। मेरे हिसाब से भी ऐसे होना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। तो देवेश भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी ग्रहों के बारे में जी, क्योंकि 9 ग्रह हैं हमारे शायद, पर उसमें एक सन है, एक मून है, जो कि ग्रह नहीं है एक्चुअली। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह आपके हिसाब से कुंडली में कौन सा होता है? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह है वो होता है चंद्र। अच्छा, आप कैलेंडर उठा लीजिए, कैलेंडर में सबसे ऊपर आप देखेंगे चंद्र स्थिति लिखी रहती है। एक राशि में चंद्र लगभग 2.5 दिन रहता है, तो चंद्र की पोजीशन चेंज होती रहती है। और मैं आपको इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि देखिए सर, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। अपने शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। तो आप देखिए जब पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है, हाई टाइड होती है, तो ज्वार भाटा जिसको अपन बोलते हैं, जब वो पूरे ब्रह्मांड के पानी को हिला सकता है, तो शरीर में जो 70-75% पानी है, तो उसको तो थोड़ा सा उत्तेजित तो करेगा ही बिल्कुल। अब सर मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जितने भी लोगों को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई है, लाइक बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जितने भी लोग हैं, उन सभी को पूर्णिमा के दिन ही एनलाइटमेंट मिला है। आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो जितने भी लोगों को ये सब चीज़ें मिलती है पूर्णिमा के दिन ही मिलती हैं। और जितने भी लोग हैं उनके जीवन में यदि सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं या इनफैक्ट सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो अमावस्या के दिन ही करेंगे या अमावस्या के आसपास वाले दिनों में करेंगे। तो आप समझ लीजिए चंद्र एक एक्चुअली मन का कारक है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, और मन ही सबसे ज़्यादा चंचल होता है। आप मतलब वैसा है कि आपको एक मोबाइल मिल गया या पैसे मिल गए तो आपका एक मन बोलेगा कि यार रख लेते हैं, एक बोलेगा किसी गरीब का तो नहीं है।
तो दोनों दिमाग एक ही टाइम पे एक ही तरीके से काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए मन का कितना कंट्रोल है, और मन जिसका मजबूत है वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। तो चंद्र का अच्छा होना कुंडली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। यदि चंद्र अच्छा नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी कर लीजिए आप, यदि आपको मेंटली डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग रहेगी। और सर हमारे यहाँ कहावत है, बुंदेलखंड में कहते हैं, जैसे मैं बुंदेलखंडी हूँ, कि जौन को गुरु तारे ओ को कोई का बिगाड़े। मतलब कहने का मतलब कि जिसके साथ गुरु है उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कोई भी कितने भी खराब ग्रह हो वो खराब फल नहीं दे सकते हैं। और गुरु यदि केंद्र का है, त्रिकोण का हो जाए, केंद्र मतलब पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में, या 5वें और 9वें भाव में, इन भाव में यदि गुरु बैठा है तो कहते हैं कि गुरु व्यक्ति को यदि श्राप भी दे दे ना तो उसका उद्धार ही होता है। अच्छा तो ही इन होता है। भाव में यदि गुरु बैठा है तो व्यक्ति को अच्छा ही फल देगा। तो फिर इसको चंद्र भी कुछ नहीं करेगा? सर देखिए, गुरु और चंद्र मिलके गज केसरी, आपने एक योग सुना होगा, गज केसरी। हाँ, योग मैंने नाम बनाते तो हैं। सुना ही। हाँ। होता क्या है वैसे? सर क्या होता है ना कि सर बहुत सारे प्रकार के राजयोग हैं, बहुत प्रकार के राजयोग, जैसे बहुत प्रकार के काल सर्प दोष है ना, ऐसे बहुत प्रकार के राजयोग हैं। अब कुंडली में आपके हो सकता है काल सर्प भी हो, राजयोग भी हो, तो आज भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता यार कि मेरे को अच्छा है, बुरा है, और लाइफ में अप डाउन आपको देखने को सेम टाइम पे मिलते भी हैं। हाँ। अब क्या होगा कि आपके जीवन में खराब चल रहा होगा तो कोई बोलेगा काल सर्प दोष चल रहा है, अच्छा चल रहा होगा तो बोलेगा गज केसरी चल रहा है। तो सर देखिए, जितने भी राजयोग होते हैं उनमें से सबसे अच्छा राजयोग माना जाता है 2nd और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन। ओके। धन भाव का और प्रॉफिट हाउस का। जितने भी व्यक्ति हैं, मैं सबसे बोलता हूँ कि अपने हाथ में जो ये शुक्र पर्वत होता है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में जो शुक्र पर्वत होता है, ये वाला जो पर्वत होता है, ये इस पर आपकी कुंडली के 2nd भाव में जो भी अंक लिखा हो, मान लीजिए यदि पहले से स्टार्ट हो रहा है, लग्न में पहला लिखा है तो दूसरा लिखा होगा, यदि 5वें से स्टार्ट हो रहा है तो 6वां लिखा होगा। तो कुंडली के 2nd हाउस में जो भी अंक लिखा हो उसको आप अपने इससे शुक्र पर्वत पे लिख लीजिएगा, ऐसे राउंड करके। पेन कोई भी ले सकते हैं, ग्रीन पेन कोई भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर का छोड़ के। ओके। और जो अपना गुरु पर्वत है, यहाँ पर 11th हाउस में जो नंबर लिखा है, ये वाला 11th हाउस में जो नंबर लिखा है उस पे आप वो अंक जो भी लिखा है वो यहाँ पे लिख लीजिए, पर इस पे गोला नहीं बनाना है आपको। अच्छा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लग्न में मान लीजिए 5 अंक लिखा है, तो यहाँ पे 6 लिखा होगा 2nd हाउस में, तो यहाँ पे आपने 6 लिखा और गोला बना लिया। और 11th हाउस में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके 2 अंक लिखा है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, पर उस पर गोला नहीं बनाना है। कहते हैं यदि ये कर ले 6 तो गोला बनाना है और 2 पे गोला नहीं बनाना। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो कहते हैं ये बहुत कहते हैं मतलब सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कुंडली में। अच्छा। 2nd हाउस का और 11th हाउस का। मतलब इस कॉम्बिनेशन से कहते हैं कि फाइनेंशियली जो भी व्यक्ति में समस्या आ रही है ना वो खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है ना कि सर ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रॉफिट और पैसे से भी मतलब बहुत मजबूत करता है। कलयुग में तो सर जिसके पास पैसा है सब कुछ हैगा। तो सर देखिए, जो 2nd और 11th का जो कॉम्बिनेशन बताया ना, ये व्यक्ति के जिस भी व्यक्ति के कुंडली में कॉम्बिनेशन होगा वो व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या कभी नहीं आएगी। तो अब क्या है ना, नहीं है मान लीजिए कॉम्बिनेशन, तो आप हाथ पे लिख सकते हैं। इन केस ऑफ आप हाथ पे भी नहीं लिखना चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे मेरा हाँ कौन देखेगा, फिर बोलेंगे ये उपाय कर रहे हैं समथिंग। लोग थोड़ा सा आजकल वैसे ही ये सब चीजों पे चल रहा है। तो इसका एक और तरीका है कि आपके 2nd हाउस का जो भी स्वामी है, फॉर एग्जाम्पल आपके 2nd हाउस में 8 अंक लिखा है तो वृश्चिक स्वामी होगा, तो वृश्चिक अर्थात आप वृश्चिक की जो फोटो होती है आप वो घर में लगा लें। अच्छा। हाँ, ये आप कोई भी हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि 2nd हाउस के जो भी स्वामी हैं आपके, उनकी आप फोटो घर में लगाइए। जैसे तुला है मान लीजिए, तो तुला होती है उसकी फोटो आप गूगल पे करेंगे निकल आएगी उनकी। आपके 2nd हाउस में आप देखिए कौन सा अंक लिखा है, कौन सी राशि हो गई, उनका कौन सा साइन है, वो साइन की आप फोटो लीजिए और घर में लगा लीजिएगा। बस आप ये एक उपाय करके देखिएगा, बहुत अच्छा। धन हाउस का कहते हैं, धन हाउस आपका बहुत एक्टिव हो जाता है। तो ये और तो अगर किसी के पास नहीं हो और किसी के पास हो, दोनों को ही दोनों के लिए करना चाहिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। किसी के पास है तो और बढ़ जाएगा, किसी के पास नहीं है तो आ जाएगा। पर धन हाउस का मैं आज ही देखता हूँ सर। आप मेरा यदि पेज देखेंगे, कुंडली योग है जो, तो आप उसमें देखेंगे मछली की ऐसे 2 आकृतियां बनी हुई हैं। तो बेसिकली मैं भी वही इमेज लगा हर उसमें। पैसा आ रहा है? पैसा सर देखिए आ रहा है, ठीक आ रहा है, मतलब आ रहा है, अच्छा आ रहा है, मतलब जितना मुझे लगता है कि सफिशिएंट। मतलब कि मैं कहीं शॉप पे जाऊं तो मैं खाने के लिए मैं नहीं देखूं कि सोचना ना पड़े कितने का है क्या है। बस वो नहीं होना चाहिए लाइफ में। इतना पैसा है कि मैं होटल जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूं कि यार मैं 150 रुपए की पालक पनीर खा लेता हूँ, रेदर 220 रुपए की पनीर की जगह या मटर पनीर की जगह। या मैं किसी शॉप पे जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा सोचना ना पड़े, शर्ट का टैग देखना पड़े। तो ये सर मेरा मेन ऑब्जेक्ट रहता है। बाकी तो सर सब ईश्वर पैसे की तो
देखो किसी की भूख चाहे वो अंबानी हो चाहे वो कोई हो, पैसे से रिलेटेड कभी किसी की भूख मतलब खत्म ही नहीं हो सकती। देवेश भाई मुझे एक चीज और बताइए, एक और ग्रह है जो मेरे ख्याल से सबसे फेमस भी है और सबसे इनफेमस भी है, और आई थिंक हर एक की लाइफ में वो आता ही आता है, उसका टाइम पीरियड 7.5 ढैया, आप जो भी बोल रहे हो, हर 30 साल में आती है। हर 30 साल में आती है, हर एक की लाइफ में आनी ही आनी है, और किसी ग्रह की आए ना आए, इनकी तो आएगी आएगी। तो शनिदेव के बारे में कुछ मुझे बताओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डरावने ग्रह बोले जाते हैं, माने जाते हैं, सब डराए भी जाते हैं लोग इनसे। देखिए सर, शनिदेव जैसे कोई देव नहीं है, मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट। न्यायप्रिय है वो। न्यायप्रिय मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि वो न्याय के उसमें कर रहे हैं, तो चाहे शनि के 7.5 ही आ जाएं, शनि के 2.5 साल आ जाएं, आपको कोई नुकसान कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। और कहते हैं कि शनि, मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में शनि ने 7.5 साल में या 2.5 साल में कुछ रोक के रखा है, तो वो सब देखे जाते हैं। राहु की जो महादशा होती है वो बहुत खराब जाती है, वो कुछ देखी भी नहीं जाएगी। पर शनि के 7.5 महादशा या ढैया जब चल रहा हो ना, तो व्यक्ति को जितना भी उन्होंने उन 7 साल में 2.5 साल में बांध के रखा था, हाँ कष्ट दिए हैं, उसका वो डबल और ट्रिपल पे बैक करके जाते हैं। अच्छा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि शनि की 7.5 में बोलते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की। अच्छा। हाँ, ऐसा भी उसको अपने कर्म भुगतने हैं, मर नहीं सकता है वो। तो कर्म तो मतलब भगवान पॉलिश कर देते हैं उसको, कहते हैं कि पॉलिश करके ही हम इसको छोड़ेंगे। और शनि, जैसे मैं आपको 11th हाउस का बता रहा था, तो यहाँ से मैं आपको शनि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। असल में सर कहते हैं कि रावण का जब बच्चा होने वाला था, मेघनाथ, तो वो चाहते थे कि सारे जो ग्रह हैं वो उनके 11th हाउस में बैठ जाएं, मतलब मेघनाथ के होने के पहले 11th हाउस में बैठ जाएं। और आपको पता ही है कि रावण जैसा विद्वान और ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष का जिसको नॉलेज हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो रावण ने सारे ग्रहों से बोला कि आपको इस पोजीशन पे 11th हाउस में बैठ जाना है। अब क्या हुआ कि शनिदेव चलते हैं 1.5 चाल, तो वो बैठ गए 12th हाउस में। 12th हाउस में शनिदेव कहीं ना कहीं आयु को थोड़ा सा कम कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ने देखा कि हमारे में 12th हाउस में शनिदेव बैठे तो मैं अल्प आयु है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब लोगों की हजारों साल एज हुआ करते। तो उन्होंने देखा कि कौन किसके कारण बच्चे की अल्प आयु हो गई, तो उन्होंने कहा शनिदेव 1.5 चाल चल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, शनिदेव को पकड़ लाते हैं। तो उन्होंने अपने घर पे उनको सीढ़ियों के यहाँ रख दिया उल्टा करके। अच्छा। यहीं पे से शनि की दृष्टि की बात आई है। ओके। फिर कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका जलाने गए तो उनकी पूंछ में आग लगाई, तो लंका बेसिकली सोने की थी, तो जल नहीं रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर शनिदेव को ने बंदी बना के रखा है, तो वो शनिदेव को छुड़ा लाए वहां से। तो शनिदेव को जैसे छुड़ा के लेके आए ना, तो कहते हैं उनकी दृष्टि लंका पे पड़ गई। अच्छा। और यहाँ पे हनुमान जी की पूंछ की आग, तो दोनों चीजों ने लंका को, मतलब जो सोना कभी जल नहीं सकता है, उसको तक शनिदेव की दृष्टि ने जलवा दिया। अच्छा। और जब चूंकि लंका जल रही थी तो हनुमान जी उनको छुड़ा के लेके आए। तो ऐसा बोलते हैं, अपने माइथोलॉजी में है ऐसा, कि उनको बहुत जगह चोट लग गई थी, थोड़ा जल गए थे, तो उन्होंने तेल मला था हनुमान जी ने। हनुमान जी ने बहुत तेल मला, तो कहते हैं कि उनके जो भी कष्ट थे वो दूर हो गए। तो आपने सुना होगा और हर व्यक्ति को पता होगा ये चीज, कि कहते हैं कि हनुमान जी की पूजन करो तो शनिदेव के प्रभाव कम हो जाते हैं, या शनिदेव को तेल चढ़ाओ तो भी आपको प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, उनके नेगेटिव प्रभाव कम देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली सर इसका रीजन यही है कि शनिदेव को हनुमान जी कहीं ना कहीं वहां से बचा के लेके आए, छुड़ा के लेके आए, तो उन्होंने उसका इसकी और भी कहानियां हैं। हाँ, और भी कहानियां हैं, बिल्कुल हैं। जो मुझे पता है कि शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ रही थी। तो हनुमान जी के साथ तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो वानर हूँ, मेरे साथ क्यों आप पंगा ले रहे हो, आप जाओ अपना काम करो। सही कह रहे हैं सर। तो शनिदेव जी आके उनके ऊपर दबा दिया था उन्होंने अपने वानर वाले काम किए, इधर उधर टकराए, टुकड़े पूरे छिल गए थे उनको। ये अलग अलग हमारी आई थिंक माइथोलॉजिकल कहानियां, लेकिन इनका रिजल्ट एक ही है कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी सर कलयुग के राजा है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। कहते हैं कि जिसको मतलब हनुमान जी की जो शक्ति है ना, वो सर आप देख ही सकते हैं, अभी बागेश्वर जी का आप देख ही रहे हैं, हनुमान जी की कहते हैं उनको सिद्धि है। आज इतने पॉडकास्ट में आ गए हैं, इतनी जगहों पे वो आ गए हैं, इतने न्यूज़ चैनल में आ गए, आज तक कोई उनको चैलेंज नहीं कर पाया। बागेश्वर जी एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र का हूँ, सागर का, उसके पास ही है छतरपुर के, वहाँ के वो भी बुंदेलखंडी है, मैं भी बुंदेलखंडी, उसलिए मैंने थोड़ा सा उनकी चर्चा करी। तो
आप मतलब आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया कोई कैसे अब जैसे और भी हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप मन में सोचिए, अपना पासवर्ड सोचिए, ऐसा करिए वैसा करिए, पर वो तो ने जो लिख दिया मतलब आप समझ सकते हो कि सर और कलयुग में सर दो देवी देवता और हैं जो बहुत पावरफुल हैं। एक है हनुमान जी के अलावा मैं बता रहा हूँ काल भैरव बहुत शक्तिशाली देवते, और दूसरे काली जी। मतलब हनुमान जी, काली जी और काल भैरव की जो पूजन करेगा, कहते हैं कलयुग में वो कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये 3 देवी देवता सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब कलयुग के माने गए हैं। अब शिव जी तो सर ऐसे हैं, कहते हैं शिव जी को आप सिद्ध करने आओगे आपको जन्मों लग जाएंगे। सर मुझे लगता है कि ये जो शक्तियां हैं ना, जैसे मैं हनुमान जी की भी बोलता हूँ, वो इतनी बड़ी शक्ति है, आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते सर, सिद्ध नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि मैंने हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है सर, सब उन पे आपकी नजर भी पड़ जाए उतना ही काफी है। सर वो बीच में आया था कि ओरिजिनल फोटो खींची है किसी ने हनुमान जी की और वो डेथ हो गई उनकी, तो सर फोटो कहते हैं फोटो देख खींचने ही पे डेथ हो गई थी, तो मतलब नहीं झेल सकते सर, नहीं झेल सकते आप। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की इतनी क्षमता है या हम लोग उतने उस लेवल पे कभी कैपेबिलिटी नहीं है सर अपन कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को सिद्ध कर सकें। और सर छेड़ना भी नहीं चाहिए, सर चाहे बड़ी शक्ति हो चाहे छोटी शक्ति हो, किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कभी भी किसी शक्ति को आप नहीं छेड़िए। क्योंकि क्या होता है ना सर, कौन उसको कैसे ले रहा है वो डिपेंड करता है। हो सकता है मैं किसी चीज कोई चीज अच्छी बोल रहा हूँ, हो सकता है आप उसको गलत तरीके से ले लो। बिल्कुल। तो अपन बोलते हैं ना, जैसे मंदिरों में जाते हैं तो भाई अपन कहते हैं ना चलो, आपने सुना होगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कहीं पे भी आप जा रहे हो आपने सुना होगा कि अपन कहीं भी सुनसान जगह पे जाते थे तो अपने पुराने लोग बोलते थे कि ये मत बोलो चलो, कहते हैं कोई और साथ में चल जाता, वहाँ पे जो नेगेटिविटी है। ये तो आपने बड़ी डरावनी सी बात बता दी। वो कहते हैं कि साथ में चलो यार, चलो यार, चलो जल्दी चलिए। अपन बोलते हैं ना सर कि आइए चलिए चलो अपन चलते हैं, घर चलते हैं। तो बोलते हैं कि जो वहाँ पे नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी, वो भी आपके साथ में रहती है। और सर सोल तो होती है, देखिए मैं सोल का तो है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी की डेथ हो जाती है जैसे, या डेथ होने वाली होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सांप ने काट लिया, कुछ भी हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि अपन उसको ऐसे बोलते हैं कि आंख बंद मत करना, मूवीज में देखा होगा कि आंख बंद मत करना, ऐसे अपन बोलते हैं। असल में क्या होता है, अपनी सोल सर बहुत छोटी होती है, लगभग ये अंगूठी के बराबर होती है, और उनको नाभि की जो 9 वो हैं इंद्रियां, उनको ऐसे पकड़े रहती है। बहुत रेयर है कि छोड़ दें, बहुत रेयर है मतलब कि नाभि की जो इंद्रियां उसको छोड़ दें, पर वो कब छोड़ेंगी सर, जब एकदम शरीर शिथिल हो जाएगा, शरीर में क्षमता ही नहीं बचेगी, तभी छोड़ेगी, नहीं तो एक भी पकड़े ना तो बचा लेगी। इसलिए वो रीज़न है कि अपन बोलते हैं कि थोड़ा जागृत रहो, सोना नहीं है, आंख बंद मत करो, तो क्योंकि वो छोड़े नहीं। तो सर सोल तो है, और सोल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। आप जितने भी बड़े लोग हैं सर, अब चाहे उन्होंने अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म किए, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि वो बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के या बिना किसी पंडित के पूछे बिना काम नहीं करते हैं। जितने भी बड़े लोग, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये चीज़ कि कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो बहुत रईस है, और वो अभी हमने देखा ही है। हाँ, काफी 1 साल जो शादी चली है तो उसमें तो अपने देखा ही है कि एक एक चीज कि भाई इस आपको इस दिन ये नहीं पहनना है, इस दिन आपको ये उपयोग नहीं करना, इस दिन आपको ये मार्केट में नहीं जाना है, तो ये चीज तो है सर, मतलब बिल्कुल। और हर बड़ा आदमी, और क्यों कर रहा है सर, 2 रीजन से, कि उसका फेम और जो पैसा है वो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, यही एक रीजन है। सही सर आपके पास पैसा बहुत भी है ना, तो भी आपको लगेगा बढ़ता ही रहे, कम तो नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता है। वही तो यार कलयुग है ना सर, पैसे का तो खेल है पूरा, पैसे का ही खेल है, पैसे और फेम का। एग्जैक्टली। तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो देवेश भाई, मेरे को ना एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। मेरे को ना बहुत सारे सवाल मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आते रहते हैं। प्लीज़। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट चला रखी है जिसमें लोग अपने अपने सवाल डालते रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो मैंने उनको प्रॉमिस कर रखा है भाई, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आएगा तो मैं एटलीस्ट बिल्कुल उससे 1-2 सवाल आपके पूछूंगा और आपको जवाब दूंगा पक्का से। कोई फेरी स्पिरिट करके हैं हमारी, वो 2001 में पैदा हुई हैं, 1 अप्रैल। ठीक है। समय है उनका 3:33 3:33 PM। अच्छा, ओके। रायगंज वेस्ट बंगाल। तो ये जानना चाहती हैं अपनी लव मैरिज और करियर के बारे में, क्या इनकी लव मैरिज होगी? सर देखिए, वैसे तो इनकी कुंडली में 2 रिलेशन दिख रहे हैं, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं। 2 रिलेशंस में? अच्छा, अभी ऑलरेडी चल रहे हैं या नहीं, एक के बाद 2 रहेंगे रिलेशंस, 2 दिख रहे हैं मेरे को। संभावना है कि एक रिलेशंस जैसे खत्म हो, दूसरा हो जाए। लव मैरिज होगी सर इनकी, नो डाउट, पर प्रॉब्लम आई घर की तरफ से, स्पेशली मम्मी की तरफ से इनकी। मतलब जो भी इनकी माता जी हैं, इनको थोड़ा सा सेट करके रखना पड़ेगा। और आपने शादी कर दी, अपन समय की बात करें तो वैसे तो अभी 2021 बॉर्न है ये,
तो 2001 बॉर्न है। सॉरी 2001 बॉर्न है ये, तो अभी लगभग मुझे लगता है 2021 वाली की शादी करा दी तो अंदर हो जाएंगे सारे लोग। कटेड सर। तो वैसे तो सर ये 2001 बॉर्न है, तो मुझे लगता है अभी 23 साल की होंगी, पर इनका शादी का जो योग शुरू होगा वो 2027 में होगा। अच्छा, हाँ, जो अच्छा योग दिख रहा है मुझे। तो अभी हैं इनके पास 3-4 साल अपनी हाँ, बैच वो अच्छे से, मतलब अभी है ये, अभी तो टाइम है, 2027 में शुरू होगा। डेट भी मैं बता देता हूँ कि 28 जून 2027 के बाद से इनका शादी का योग शुरू हो जाएगा। शादी का शो। और करियर देखिए सर, करियर में आपको बताऊँ ना कि इनका थोड़ा सा अनसर्टेन दिख रहा है करियर। अच्छा। एक्चुअली क्या है ना कि सर थोड़ी ओवर थिंक करें ये। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ कि राहु के साथ चंद्र बैठ गए हैं। तो चंद्र क्या करते हैं कि चंद्र मैंने बताया था जैसे मन के कारक हैं, और राहु एक तरीके का धुंध है। तो राहु ने चंद्र पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दिया है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है ना, मेंटली अनसर्टेन होते हैं। मतलब कभी जैसे वैसे होते हैं ना, कभी भगवान को मान लिया होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी कोई करियर चूज कर लिया, कभी कहीं चले गए, कहीं, तब ऐसे थोड़ा सा भटकाव रहेगा। तो इनको एक मुझे लगता है चंद्र का उपाय करना चाहिए, और चंद्र का सबसे अच्छा उपाय बता देता हूँ इनको। सिर्फ इनको 5 मंगलवार करना है, और यदि जो पीरियड्स वाले डेज होते हैं लड़कियों के, उसको अवॉइड करना है। इनको क्या करना है कि सर मंडे के दिन गन्ने का जो रस होता है विदाउट एनी नमक और वो समथिंग, नींबू वगैरह, बिना नमक के और बिना नींबू के उनको शिव जी का अभिषेक करना है। अभिषेक मतलब उन पर चढ़ाना है, सिर्फ ये करना है, 5 दिन ऐसा करना है, और सोमवार के सोमवार। बाकी जॉब करेंगी ये कन्फर्म है। और यदि कंसल्टेंट लाइन में जाएंगी, कंसल्टेंट मतलब किसी को कंसल्ट करना है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो लव मैरिज हो जाएगी इनकी। मम्मी की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। करियर के लिए इनको कोई कंसल्टेशन का जॉब करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। और शादी का जो योग है वो 2027 जून में स्टार्ट होगा। वो जून में स्टार्ट। एक और सर कुंडली है हमारे पास, इसको भी आप प्लीज़ देखिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है मनोहर सालके करके हैं ये। एक सेकंड में नाम लिख लेता हूँ, मनोहर जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21/11/2005। 2005, ठीक है। और समय इनका 5:45 शाम का। 5:45, ओके। और जगह है पंधार MP। सॉरी, कहाँ पे? पंधार MP। पंधार? हाँ, पंधार MP। पंधान है, पंधार है, पंधाना है एक करके, पंधाना होगा फिर। हाँ, पंधाना MP, ठीक है। ये जानना चाहते हैं। 5:45 PM बताया ना आपने? हाँ जी। रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या इनका? नहीं, इनका जॉब से लेके है। शादी ठीक चल रही है इनकी? ये अभी 2005 के तो हैं, अभी कहाँ शादी में? अच्छा, शादी हुई नहीं होगी, पर शादी इनकी थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। सूर्य का मतलब कॉम्बिनेशन आ रहा है 7th हाउस में। तो शादी से रिलेटेड इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी। चलो, ये सवाल वैसे इन्होंने पूछा नहीं था, पर मैं बता देता हूँ इनको कि शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और बेसिकली होगी क्या, मतलब ईगो क्लैशेस होंगे। मतलब होता ना, तय हो गई है, बात होने लगी तो ईगो क्लैशेस होने लगे, वही होगा, आप देख लेना। अच्छा, चलिए। तो और गर्लफ्रेंड होंगी यदि, तो मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अब ये उन्हें क्वेश्चन नहीं किया है। तो 2005 में पैदा वो लड़का है, गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सर ये थोड़ा वैसा है ना कि उन्हें क्वेश्चन नहीं किया तो अपन उस पर क्यों चर्चा करें, क्यों ही जाए। तो यदि होगी तो आप इसमें भी पाएंगे कि इनके बहुत सारे क्लैश रहेंगे, क्लैश बहुत ज़्यादा होंगे ईगो से रिलेटेड। अच्छा, तो इनका सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी इनकी, लगेगी तो कब लगेगी, और गवर्नमेंट जॉब में अगर इनको ट्राई करना है तो किस फील्ड में ट्राई करना चाहिए? सर देखिए, गवर्नमेंट नौकरी का इनका कुंडली में योग दिख रहा है। अच्छा। गुरु की पंचम दृष्टि, जो बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाती है, इनके कर्म भावों पे आ रही है, जो बहुत अच्छा है। और गुरु पावरफुल भी, मतलब ऐसा नहीं कमज़ोर हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी का बिल्कुल योग है। बट ये मैं आपको बताऊँ ना कि तैयारी ये नहीं कर रहे हैं, आपको सच बताएं तो। मतलब वो भाग्य के भरोसे ज़्यादा बैठे हैं, कर्म प्रधान। अभी इतनी देर हमने डिस्कस करा है भाई कि कर्म करके आप भाग्य चेंज कर सकते हो। तो कर्म पे थोड़ा फोकस कम कर रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अपना 40% भी दे देंगे ना, नौकरी लग जाएगी। मतलब अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन तुक्के में सही कर देंगे, 60 तो करो कम से कम सही। हाँ, तो 60 के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो है, योग है इनकी कुंडली में, बस थोड़ा सा ईमानदारी से तैयारी कर लो, बिल्कुल लग जाएगी। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल लग जाएगी। मेहनत की कमी है बस, थोड़ी सी कमी। मतलब मुझे नहीं पता, ये जब भी आपको कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, खुद ही वो यदि हो सकता बता दें कि नहीं करते हो पढ़ाई उस लेवल की, नहीं होती है उनकी तैयारी। मतलब वो वैसे फोकस नहीं, एक्चुअली फोकस की कमी, मैं आपको बताऊं। और गर्लफ्रेंड से लड़ने पे से ध्यान हटाएंगे तो पढ़ाई करेंगे ना। सर इनका जो योग शुरू होगा नौकरी का, वैसे तो इनका योग चल ही रहा है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। इनका योग चल ही रहा है, और गवर्नमेंट नौकरी का ही योग चल रहा है बहुत अच्छा। तो तैयारी आप करते रहिएगा,
मनोज जी, आपकी नौकरी का बहुत अच्छा योग है और बिल्कुल लगेगी आपकी नौकरी। और कैलकुलेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन समझ गए ना, बैंकिंग बैंकिंग हो गया या जिसमें भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम हो, उसमें आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। किसी भी गवर्नमेंट उसमें आप फाइनेंशियल उसके अंदर जा सकते हो, जहां पर भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम हो जाए, वही ये हो गया इनके में। हालांकि नौकरी लग जाएगी इनकी, बस थोड़ा सा प्रयास कर लें, ये प्रयास करना। थोड़ा सा बस करना है। तो मनोहर जी, आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो देवेश भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी जेन्युइन लेवल पे बात हुई है, बिल्कुल कोई उसमें भाषा का कोई शुगर कोटिंग नहीं करी गई है, बिल्कुल सीधे तौर पे आपने बात मेरे सवालों के जवाब भी दिए। होपफुली मुझे तो बड़ा मज़ा आया, होपफुली आपको नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। और होपफुली उतना ही मज़ा हमारी ऑडियंस को भी आएगा। जी सर, बिल्कुल। और देवेश भाई, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकता है? सर देखिए, पैसे तो आप लेते नहीं हैं। सर देखिए, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल में तो कुंडली योग के नाम से मेरा चैनल है, आप सर्च कर सकते हो। देवेश चौबे के नाम से भी करेंगे तो मैं आपको गूगल पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मिल जाऊंगा। पर कुंडली योग मेरा मतलब उसका नाम है, मैं उसी के नाम से चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है ना सर, कि आप भोपाल में भी मेरा नंबर तो उस पर डला ही है, गूगल पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि नंबर पे थोड़ा सा क्या है ना कि मैं कम अवेलेबल रहता हूँ, फिजिकली मैं ज़्यादा अच्छे से लोगों को मतलब एंटरटेन कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ के क्या होता है ना सर कि मल्टीपल कुंडलियाँ आ गई हैं एक बार में, तो अब किसकी देख पा रहे हैं किसकी, तो वो कुछ मिस हो जाती हैं। तो थोड़ा मेरी ऑडियंस है, उसको थोड़ा ये एक चीज़ लेके कंसर्न है कि यार इतने सारे मैसेज हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। और आप एक्चुअली जॉब भी करते, तो आप उतना समय भी आई डोंट थिंक। हाँ, बेसिकली सर सैटरडे संडे तो मेरा ऑफ रहता है, तो 5 डे वर्किंग है। बट मैं 5 डे वर्किंग में भी लगभग 4 से 4 घंटे तो मैं निकाल ही लेता हूँ। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं एक कुंडली औसतन बता रहा हूँ कि लगभग 35 to 40 मिनट्स मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो मेरे को लगता ही है। मतलब वो वैसे है ना कि आप डॉक्टर के पास गए हो, अपने सिर की समस्या लेके, डॉक्टर ने आपको हाथ की बता दी, पैर की बता दी, पेट भी देख लिया, तो आप, मेरा कंसर्न है कि सामने वाला फुल सेटिस्फाइड हो जाए। और एक बार देखो सर, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेटिस्फेक्शन है। आज मैं आपके पास आया हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑडियंस है उसको यदि मेरी बातों से या मेरे जो मैंने बताया उससे यदि सेटिस्फेक्शन मिलता है तो लोग और जुड़ते हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगा तो आजकल मार्केट में कमी नहीं है सर, और कंटेंट इतना भरा पड़ा है। बिल्कुल, कंटेंट भरा पड़ा है। इंपॉर्टेंट है सर नॉलेज, और आप चीज़ों को कैसे बता रहे हैं और कितना सही बता रहे हैं, वो जेन्युइननेस आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी का रोल है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना बिना बात के चीज़ें बोल जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। बिल्कुल सही है सर, है भी। और वो मार्केट में भी आप देखोगे, मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि हमारे चैनल पे ऐसा कुछ ना जाए जिसका कोई सर पैर ना हो। सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरा कंसर्न ही, मतलब मेरा आने का सबसे जो वो था ना, वो सबसे अच्छी चीज़ यही थी। मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे, मैं आपको बताऊँ हर वीडियो में ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है, बहुत एक जेन्युइन है। हर मतलब जो भी जितने भी लोग आए ना, कोई भी आया हो, वो कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी दिखती है सर। और क्या होता है ना कि सर देखिए, हो सकता है ग्रोथ में थोड़ा सा अचानक बढ़ जाए, अचानक कम हो जाए, पर सर जो प्योरनेस है ना, वो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच देवेश भाई। सर थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। और लिटरली मतलब कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मतलब पहली बार मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आगे भी मतलब अपन बिल्कुल कनेक्ट करेंगे जी। और थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में अपनी, आपको जो भी वीडियो देख के अगर कमेंट में आपको कुछ भी गलत लगता है या कुछ सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। और मैं, आप देखेंगे, मैं हर एक कमेंट का मोस्टली जवाब देने की ट्राई करता हूँ। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।